वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे जेई हो या नीट हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। प्रीवियस ईयर्स में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर या पेपर के अंदर। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा इसके आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। 2 to 4, 5 भी आ जाते हैं बल्कि कभी कभी, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो 2 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे नीट हो या जेई हो। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स लेके चलता है अकेला ये चैप्टर, जो कि काफ़ी मायने रखते हैं। एक एक नंबर पे रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो ये 11th क्लास का आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनमें से एक है। बहुत ध्यान से करें। पीरियोडिक टेबल का काफ़ी एप्लीकेशन आएगा इसके अंदर, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लें उसका, पीरियोडिक टेबल का। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है इस केमिकल बॉन्डिंग से, वो सारा हम देखते हैं। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्यों बॉन्ड बनते हैं। ठीक, ओके, तो देखते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी और गेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं एटम्स आपके, क्योंकि सारे के सारे आपके इनर्ट नहीं होते हैं। इनर्ट गैसेस के अलावा बाकी सारे आपके रिएक्शन करने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि उनको अपना जो ऑक्टेट है वो फुलफिल करना होता है। ऑक्टेट जब फुलफिल होता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, तो आराम से वो बैठे रहते हैं, ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी के रिलेटेड भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दोनों एक ही बातें हैं। देखिए, एनर्जी कम होगी तो तुम भी कम उछल कूद करते हो, है ना। एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है आप लोगों में, तब उछल कूद भी बढ़ जाती है आपकी। जस्ट ऐसा ही है यहाँ पे भी, सेम टू सेम है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सारी बॉन्डिंग वगैरह होती है। आपके जितने भी तरह के बॉन्ड अभी तक सुने हैं, सब किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। ठीक है, केमिस्ट्री चाहे आपके इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, कंपाउंड में जो भी रिएक्शंस हो रही है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह में भी, वो सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं। ओके, तो हम ये सारे बॉन्ड्स ही इसमें पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड थ्योरीज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही अलग अलग फैक्टर्स, इनके बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, वो सारा कंपैरिजन करना भी हम सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, देखो होता क्या है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये जो अट्रैक्शन है आपस में, ये बॉन्ड बनवाता है आपका। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, ये आपके क्या बनवाता है, बॉन्ड्स बनवाता है अलग अलग एटम्स के बीच में। ओके, और इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो, या तो ये डोनेशन से बनते हैं या ये शेयरिंग से बनते हैं। ठीक, तो देखिए, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके पास बाहर आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए कहीं से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इधर इसके पास ये भी चला जाए या तो फिर, तो ये खाली पड़ा रह जाएगा तो भी ठीक है ना। तो अब देखिए होता है क्या, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी खुश। ठीक है, या फिर ये आपस में शेयर कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 2 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फुल होने से। क्योंकि शेयरिंग है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन गिनाएगा इसके साथ, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर में है तो इसके पास भी 8 गिनाएंगे, है ना। शेयरिंग में जब होता है तो दोनों की बराबर है, सीधी सी बात है। तो शेयरिंग करेंगे ये इस बार, क्योंकि ये अदरवाइज़ खाली हो जाएगा पूरा। ओके, तो देखिए यहाँ पे शेयरिंग होगी। शेयरिंग जब होती है यानी कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी। तो बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं, किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो थ्योरी वाइज आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि वाई एटम्स कम क्लोजर टुगेदर, क्यों एटम आस पास आते हैं, अपने पास पास आते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, वही जो मैंने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। सिमिलरली अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन।
ये रीज़न है आपका बॉन्ड बनने का। तो एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग हुआ क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये वो फोर्स है जो एटम्स को आपस में बाइंड करके रखता है। ओके, यानी एक तरह से फोर्स ही तो हो गया, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये वो फोर्स होता है जो आपके एटम्स को बाइंड करके रखता है कंपाउंड फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन होती है केमिकल बॉन्डिंग की। चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। अब देखिए आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है आपके के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, चार्जेस। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, के कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर है आपकी रेडियस। देखिए इस फॉर्मूले से सीधा दिख रहा है कि रेडियस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, सीधा सा दिख रहा है इस रिलेशन से। ये फॉर्मूला आपके फिजिक्स में आएगा, थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा होगा अगर, ठीक। अदरवाइज फिजिक्स में आएगा 12th में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें तो बस ये कंपैरिजन के लिए ये रिलेशन चाहिए था कि रेडियस बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ठीक, तो अब इसका यूज़ करते हैं हम, कैसे केमिकल बॉन्डिंग में इसका यूज़ आएगा देखते हैं। ये देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में कर्व बनाया हमने बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए। बॉन्ड लेंथ हम यहाँ ले रहे हैं आर नॉट। क्या ले रहे हैं बॉन्ड लेंथ को हम, आर नॉट। बॉन्ड लेंथ कौन सी, जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, एक एवरेज लेंथ होती है ये दोनों एटम्स के बीच की, न्यूक्लियस के डिस्टेंस की एवरेज लेंथ होती है। एवरेज क्यों लिया जाता है, देखो एवरेज लेंथ क्यों ली जाती है, एग्जैक्ट निकाल नहीं पाते हम। एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि देखो एटम्स वगैरह हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन मोड में होते हैं। ठीक, तो उनकी एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा जब वाइब्रेट कर रहे हैं अगर दो एटम्स, ठीक है, वाइब्रेट जब कर रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे एसएचएम करते हैं, कभी ये पास भी आएंगे कभी ये दूर भी जाएंगे। ठीक है, तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है इनका, एक रेंज निकाल ली जाती है। और जनरली बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रोम में लिखते हैं। ठीक है, या फिर पिकोमीटर में भी लिख सकते हो। ओके, और एंगस्ट्रोम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखो इस ग्राफ को समझते हैं, इस कर्व, ये कर्व क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। देखिए कर्व क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कम होते 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 एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी आती है, ठीक है, जहाँ पे आपके अट्रैक्शन फोर्स एफ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू एफ ऑफ रिपल्शन, मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स में जो लड़ाई चल रही होती है, खींचातानी चल रही होती है, वो बराबर आ जाती है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। और इसी स्टेट पे बॉन्ड बनता है आपका, और जिस स्टेट पे बॉन्ड बनता है तो उसकी जो लेंथ आएगी रेडियस में आपस में इन दोनों के बीच की, वही आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, अब ये देखिए दोबारा ये बढ़ा कैसे, रेडियस तो यहाँ पे भी बढ़ी है फिर भी ये इंक्रीज कर गया, ये क्या हुआ। तो देखिए इस कर को ऐसे समझते हैं, ऐसे चलते हैं। यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है, रेडियस बहुत ज़्यादा है, देखिए आप जीरो से इधर आ रहे हैं इंक्रीज करते हुए, रेडियस बहुत ज़्यादा है, यानी वो एटम्स काफ़ी दूर दूर है, इतने दूर दूर है, यानी कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में। तो ये आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑलमोस्ट जीरो पे टेंड करती है, क्योंकि दोनों में बीच में कुछ भी नहीं है, अट्रैक्शन रिपल्शन। ठीक है, तो 10 to 0 हो जाती है ये आपके एनर्जी। अब देखिए जैसे जैसे ये थोड़े पास आते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे तभी पास आएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ओके, थोड़े और पास आएंगे, थोड़ा और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इसकी कम होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखिए आप रेडियस कम पे आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी थोड़ी कम आती होती जाती, क्योंकि ये पास पास आ रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे अप्रोच कर रहे हैं। ओके, और जैसे ही ये आएंगे तो एक स्टेट ऐसी भी आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए और कम हुआ, रेडियस और कम हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ी और बढ़ने लगी पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ी और कम हो जाती, बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा पास पास, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में आपस में रिपल्शन होने लग जाता है। न्यूक्लियस के बीच में आपस में रिपल्शन होगा तो फिर क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से होता है ये सारा खेल। पहले क्या होता है, बहुत दूर दूर
पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, कोई इंटरेक्शन ना होने की वजह से। जैसे जैसे आप थोड़ा इनको पास पास लाते हो, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी डाउन होने लगती है। डाउन होते होते एक स्टेट ऐसी भी आती है जहाँ बराबर होते हैं, वहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है आपका। और उसके बाद जैसे ही और ज़्यादा करीब लाए, उनके न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ने लग जाती है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्व हम समझाते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला इस पर, फिर भी ध्यान होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है बॉन्ड बनने के। ओके, तो ये कर्व के आपके कंक्लूजन्स हैं। आर नोट आपकी बॉन्ड लेंथ है, एवरेज जिसको निकालते हैं हम। जब आर इक्वल टू आर नोट थी तो दोनों बराबर थे। जब आर आर नोट से बड़ी थी तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे थे आपके, और जब बहुत कम हो गई आर इक्विलिब्रियम स्टेट से, तब आपके रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करने लगे न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन की वजह से। इतना सा ध्यान होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपका मेन बॉन्डिंग का फंडा है, स्टेबिलिटी गेन करना, पोटेंशियल एनर्जी कम करना। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके, देखिए, इफ वी ब्रिंग टू एटम्स मोर क्लोजर टू इट्स बॉन्ड लेंथ देन वन एटम गोज आउट ऑफ प्लेन। देखिए, आउट ऑफ प्लेन क्यों जाते हैं? बहुत ज़्यादा करीब जब ले आते हैं तो न्यूक्लियस में रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए सेम प्लेन से निकल के आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। इसका डार्क लाइन को कहते हैं वेज। ठीक है, और ये जो डैश डैश दिख रही है इसको बोलते हैं डैश। ये जो वेज वाला CH3 दिख रहा है आपको, ये आपकी तरफ है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये बाहर आ रहा है स्क्रीन से, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों इस आपके जो भी स्क्रीन है उसकी उसी के प्लेन में है, जबकि ये जो डैश वाला है ये इनसाइड द स्क्रीन है, पीछे की तरफ है। ये आपकी तरफ है, ये वाला वेज वाला आपकी तरफ है। इसी के जस्ट अपोजिट अंदर की तरफ जाता हुआ CH3 है, और ये दोनों जो सिंपल बॉन्ड लेंथ दिख रही है आपको, ठीक है, ये इसी स्क्रीन की प्लेन में है। ओके, ये मतलब होता है वेज डैश का कि ये आउट ऑफ प्लेन आपकी तरफ, ये इनसाइड द प्लेन, और ये सेम प्लेन। ओके, तो क्यों जाते हैं आउट ऑफ प्लेन? रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए। ओके, आउट ऑफ प्लेन जाते हैं। क्लियर है ये? तो ये फैक्ट ध्यान रखें, काम आएगा ऑर्गेनिक में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या है आपकी। देखिए, बॉन्ड या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, सिंपल सी बात है। वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों आपके किस में आते हैं? वीक में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से माने गए? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, सिंपल सी है, इनकी बॉन्ड एनर्जी की वजह से जितना ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, उतना ही अच्छा बॉन्ड होगा। यानी कि जितनी कम एनर्जी में टूट जाए, यानी वो कैसा अच्छा बॉन्ड? फिर तो वीक बॉन्ड हुआ। अब ये देखो बनते कैसे हैं, ये भी देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड ये आपके बनता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या फिर डोनेट करने से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? लोन पेयर डोनेट करने से। देखिए, पेयर है इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर डोनेट करने से। मेटेलिक बॉन्ड अगेन मेटल के बीच में बनता है। वंडरवॉल फोर्स है जस्ट इंटरेक्शन, दूर से हाई और लो करते हैं ये। ठीक है, इंटरेक्शन से बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि किसके किसके बीच में अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के बीच में। यानी जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स हैं आपके FON, फ़ोन से ध्यान रख लें, हाइड्रोजन जब फ़ोन लगा देता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपकी। इस तरीके से याद रखें इसको। ठीक, तो एक ये ब्रीफ है अलग अलग बॉन्ड्स का, इन सब की डिटेल इस चैप्टर में हमको पढ़नी है, और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है उन्हें भी हमें पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं आयनिक बॉन्ड को। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बनता है आपके कैटायंस और एनायंस के बीच में, और इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोई डोनेट करेगा तो दूसरा उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक, डोनेट जब करेगा तो वो क्या बन जाएगा? कैटायन। एक्सेप्ट जब करेगा तो वो क्या बन जाएगा? एनायन। यानी कि ये बॉन्ड किन के बीच में बनता है? कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। ओके, अब इसको जब कंपाउंड दिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है? उसके लिए आपको एक कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। देखिए, सिर्फ 3 स्टेप करनी है।
आपको केटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लैटिस फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखते हैं कैसे होता है। केटायन कैसे बनता है आपका? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने से। और लैटिस कैसे बनता है? जब केटायन एनायन मिल जाते हैं। देखिए ये केटायन एनायन मिले हुए हैं, आपका पर्पल डॉट जो है वो केटायन है और ग्रीन वाला एनायन है। तो केटायन एनायन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो इस तरीके से लैटिस फॉर्मेशन होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है आपका। सॉलिड स्टेट में आप और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे इसकी, ठीक। तो ये ऐसे होते हैं हमारे लैटिस, या लेटाइस भी बोलते हैं कुछ इसको, लेटाइस स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। उसके पहले कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स। वन शुड बी केटायन एंड अदर शुड बी एनायन। वन शुड बी मेटल एंड अदर शुड बी नॉन मेटल। इस पॉइंट को समझें। देखिए केटायंस जनरली कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं आपके। और एनायंस जनरली कौन होते हैं? जो राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं आपके। तो एक जनरल है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखिए मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है, इसीलिए आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर पाते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से उनमें काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो स्टेबल हो जाते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में भी बॉन्ड बनता है, तो वो भी आयनिक होगा। मेटल नॉन मेटल में भी जनरली आपके क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। केटायन एनायन के बीच में भी क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक। देखो ये वही है अगेन। अब केटायन जब बन रहा है तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें? आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको। एनायन जब बन रहा है तो कौन सी इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जिसको कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना है हमको, ठीक है। और जब लेटिस फॉर्म हो रहा होता है तब वहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? लेटिस एनर्जी। ये आपके लिए नहीं है। लेटिस एनर्जी किसको कहते हैं? जब आपका 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने, किन से बने? गैसियस फेज में जब आपके केटायन एनायन हो, है ना। गैसियस फेज में आपके केटायन एनायन जब हो और उनके फॉर्मेशन से आपका 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। ओके, तो ये आपके तीनों एनर्जी इन्वॉल्व होती है आयनिक बॉन्ड के अंदर। और आयनिक कैरेक्टर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कब ज़्यादा होगा? जब एक बिल्कुल लेफ्ट साइड हो, एक बिल्कुल राइट साइड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है। तो इधर लो होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी, जबकि इधर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। और हाई और लो में ही डिफरेंस क्या होगा आपका? ज़्यादा आएगा। सीधी सी बात है, ये बात समझ में आई। तो बात वही है घूम फिर के, आपको बस ये निकालना सीखना है कि किन में आयनिक बॉन्ड होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देख सकते हैं, आप आयनाइजेशन एनर्जी से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से देख सकते हैं। ओके, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, मतलब जितना वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट्स होंगे उतना ही अच्छा आयनिक कैरेक्टर होगा। और भी तरीके हैं देखने के, इनको धीरे धीरे हम एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते रहेंगे इनको। देखिए जैसे लाइक इनको अरेंज करना है हमें आयनिक कैरेक्टर के अंदर, ठीक। तो वैसे ये याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पोजीशन ध्यान है तो वैसे ही हो जाएगा। देखिए एफ़ तो सब में कॉमन है, ठीक है, राइट मोस्ट है एफ़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। और ये आपके सारे लेफ्ट साइड वाले हैं, बिल्कुल जो फर्स्ट ग्रुप है वो वाले हैं। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप था हलीना के रब से फरियाद वाला, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। अब किन में आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा? देखो ये तो फिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी इसकी जो भी नीचे नीचे वाला होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये सबसे लोवेस्ट और ये सबसे हाईएस्ट, तो इनका डिफरेंस भी हाईएस्ट होगा, ठीक है। और इन पांचों में से इसकी लो होगी कि ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, यानी ऊपर वाले की ज़्यादा होगी। ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। आप डेटा वाइज भी देख सकते हैं। देखिए एफ की तो 4 होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
और Li की इधर दी गई है, तो देखिए घट रही है, देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है, तो देखिए डिफरेंस इनका बढ़ता जा रहा है ना। ये सबसे कम थी, ये सबसे ज़्यादा थी, तो देखिए डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये CSF है, ये कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें डेल्टा EN सबसे ज़्यादा है। बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिक होते हैं इनऑर्गेनिक में, आसानी से कर सकते हो आप उनको। क्लियर है, इनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे सेम तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सोडियम को कॉमन कर दिया है, तो आपको किससे मैच कर देना है, इनसे। इसमें से किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देखिए टॉप टू बॉटम घटती है तो टॉप वाले की ज़्यादा होगी। अब इसकी ज़्यादा है और सोडियम आपका फिक्स है। ठीक है, तो जिसकी सबसे कम होगी उसके साथ इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, सबसे कम वाले के साथ डिफरेंस ज़्यादा आएगा इसका, है ना। ये तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे आपस में, सेम पीरियड के हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप इनको। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए हमारा, इसका सबसे ज़्यादा आना चाहिए आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है, इसी तरीके से इसमें भी देखें, इसमें Mg को फिक्स कर दिया है बस, और सेम तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, क्योंकि डिफरेंस यहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, I की सबसे कम, Mg का कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको कैसे हम देखते हैं, लैटिस एनर्जी को क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।